एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। मैं भारतीय चौकी के करीब पहुंच चुका था। मैं दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा था कि संतरी के बाहर आते ही उसे संभाल सकूं। चंद ही लम्हों बाद दरवाजे पर आहट हुई। मैं चौकन्ना हो गया, लेकिन कोई भी बरामद न हुआ। मजीद चंद लम्हे गुजार कर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और मैं अंदर घुसने पर तैयार हो गया। गन दोनों हाथों में पकड़कर मैंने पांव की ठोकर से दरवाजा खोला और तेजी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर दो आदमी हाथों में ताश पकड़े आमने सामने बैठे थे। मेरे घुसते ही उन्होंने हड़बड़ा कर उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी धाड़ पर सुन हो गए थे। खबरदार कोई हरकत की तो भून डालूंगा। दीवार के साथ ही हथियारों का रैक बना हुआ था, जिसमें 3 क्लैशनकोफें पड़ी थीं। एक क्लैशनकोफ दीवार के साथ खड़ी थी, जो यकीनन पहरेदार की थी। एक कोने में छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था। मिट्टी के तेल के 3 चूल्हे भी पड़े थे। एक चूल्हे पर छोटे से देगचे में कुछ पक रहा था। एक ने हकला कर पूछा, तुम कौन हो? मैं सुबक रवि से चलता हुआ उनके करीब पहुंचा। सवाल मेरे लिए रहने दो, बस जवाब को तैयार रहो। बाकी लोग कहाँ हैं? वो हकलाया, बाकी भी इधर ही हैं। मैं इत्मीनान से बोला, यकीनन मैं तुम लोगों की गुफ्तगू सुन चुका हूँ। कौन सी गुफ्तगू? एक ही आदमी मुझे मुखातिब था। दूसरा होंठ भींचे कीना तोज नजरों से घूर रहा था। मैंने कहा, वही बकवास जो तुम लोग वायरलेस सेट पर कर रहे थे। तो क्या हुआ? कहते साथ उसने मेरे पेट में मारने को लात घुमाई और दाएं हाथ से क्लैशनकोफ की बैरल पकड़ने की कोशिश की। उसकी टांग को हरकत में देखकर मैं उछलकर हल्का सा पीछे हुआ। वार खता होने पर वो डगमगा गया था। इससे पहले के संभलता मेरी बाईं टांग हरकत में आई और वजनी बूट हथौड़े की तरह उसकी ठोड़ी के नीचे लगा। वो धड़ाम से नीचे गिरा। अगले घंटे डेढ़ में उसका होश में आना मुश्किल था। दूसरे को घूरते हुए मैंने तस्दीक चाही, ठोकर ऐसे लगाई जाती है, क्या ख्याल है? मगर वो खामोश ही रहा। बाकी लोग कहाँ गए हैं ये तो बताने के काबिल नहीं रहा। वो बोला, एक पार्टी गुम हो गई है, तमाम लोग उसकी तलाश में निकले हैं। मैंने हैरानी जाहिर की, पार्टी कैसे गुम हो गई? वो बेपरवाही से बोला, शायद बर्फानी तोदे की जद में आई हो या फिर रास्ता भटक गई हो। मैंने पूछा, कब से गुम है? वो बोला, शाम से राब्ता नहीं हो रहा। यकीनन सूबेदार दास की पार्टी की तलाश में करीबी पोस्टों से पार्टियां रवाना की गई थीं। मैंने पूछा, पाकिस्तानी सरहद कितनी दूर है? उसने हैरानी जाहिर की, समझा नहीं। मैंने कहा, समझने को छोड़ो और जो पूछा है उसका साफ जवाब दे दो। वो बोला, यहाँ से तो काफी दूर है, रास्ते में हमारी चंद पोस्टें पड़ती हैं, उनसे गुजर कर ही आप पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। मैंने पूछा, फासला कितना होगा? उसने कहा, अंदाजन 30-35 किलोमीटर होगा। मैंने कहा, कोई मुख्तसर रास्ता? उसने नफी में सर हिला दिया। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम? वो चंद लम्हे मेरी आंखों में देखता रहा और फिर बोला, अब्दुल्ला। मैंने दूसरे की तरफ इशारा किया, और इसका? वो बोला, हरिचंद। मैंने पूछा, कुछ खाने को मौजूद है तो मेरे हवाले करो, और मुझे रहनुमाई भी दरकार है ताकि पाकिस्तान पहुंच सकूं, क्योंकि गलती से सरहद उबूर कर बैठा हूं और मेरा अपने इलाके में पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या आप ताउन करेंगे? दोस्ताना माहौल पैदा करने को मैंने क्लैशनकोफ कंधे से लटका ली थी। वो बोला, शुमाल की समत इख्तियार करना मुनासिब रहेगा। जितना जल्द यहाँ से निकल जाओ बेहतर होगा, क्योंकि किसी भी लम्हे बाकी यहाँ पहुंच सकते हैं और तुम अकेले शायद 10 बंदों का मुकाबला न कर सको। उसका मशवरा नजरअंदाज करते हुए मैंने चूल्हे की तरफ इशारा किया, देगची में क्या है? वो बोला, चाय। मैंने कहा, बहुत अच्छे। लबों को तर करने के लिए मैंने प्याली भरी और गर्म चाय से लुत्फानंदोज होने लगा। मैं बज़ाहिर गाफिल बना था, लेकिन दर हकीकत जरा सी हरकत पर उसे आड़े हाथों लेने को तैयार था। लेकिन अब्दुल्ला ने हिलने की कोशिश नहीं की थी। प्याली खाली करके मैंने बकिया चाय एक बोतल में उंडेली और अब्दुल्ला से पूछा, खाने को कुछ पड़ा है? उसने ढकी हुई कड़ाही की जानिब इशारा किया। पार्टी के लिए हलवा बनाया था। मैंने थोड़ा सा हलवा खाकर बाकी हलवा एक मोमी लिफाफे में डाल लिया। राशन स्टोर में जाना है। वो खामोशी से चल पड़ा। राशन स्टोर रिहायशी बंकर की बगल में ही बना हुआ था। मैंने एक खाली पिट्ठू में 2-3 दिनों का राशन, क्लैशनकोफ की 3-4 मैगजीनें, पानी, हलवा, चाय और गर्म लिबास डालकर आगे जाने को तैयार हो गया। मौसम खराब है, क्या शुमाल की समत वाजे कर सकते हो? उसने शुमाल की समत हाथ उठा दिया, जो रिहायशी बंकर का अकब बन रहा था। अब्दुल्ला भाई, बड़ी मेहरबानी, आपका ताउन याद रहेगा, लेकिन आपको यूं ही छोड़ दिया तो अपने साथ ही शक करेंगे, इसलिए माजरत, मगर ये जरूरी है। मैंने बिजली किसी तेजी से क्लैशनकोफ का बट उसके सर में मारा। वो आह की आवाज के
साथ जमीन पर गिर गया। उसे उठाकर मैंने बिस्तर पर फेंका और बाहर जाने को तैयार हो गया। गो उसके सर पर बट मारे बगैर भी उसे बेहोश किया जा सकता था, लेकिन यूं भी उसकी शख्सियत मशकूक हो जाना थी। इंडियन फौज में मौजूद मुसलमानों की मुश्किलात मेरी नजर से ओझल नहीं थी, बल्कि लिबरल और आजादी मज़ाहिब का अलंबरदार मुल्क कितना तंग नजर और अक़लियतों के हुकूक का गासिब है, इससे हर ज़ी शऊर अच्छी तरह वाकिफ है। हरिचंद अभी तक उसी हालत में पड़ा था। मैं बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर निकला और शुमाल की समत को बढ़ गया। बमुश्किल चंद कदम उठाए होंगे कि मेरी समातों में एक से ज्यादा अफराद के बोलने की आवाजें पड़ी। मेरे कदमों में तेजी आई और सुर्रत से वहां से दूर होने लगा। बर्फबारी की शिद्दत में कमी नहीं आई थी। मैं 100-150 गज ही दूर आ पाया था कि मुझे किसी की चीखती आवाज सुनाई दी। ये रहे कदमों के निशान। चंद और आदमियों की आवाज आई, बिल्कुल यही है, चलो जाने ना पाए। और मैं बाएं हाथ उभरी हुई चट्टान के पीछे लेटकर जिंदगी और मौत का मार्का लड़ने को तैयार हो गया। मैं किसी भी कीमत पर गिरफ्तार होने पर राजी न था। पकड़ो जाने न पाए, ऐसी आवाजों के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी ये हरकत निहायत बेवकूफाना थी, जिसका खमियाजा उन्हें 2-3 लाशों की सूरत में भुगतना पड़ा। मेरी क्लैशनकोफ से निकलने वाली गोलियों की बौछार ने उनके नारों को चीखो पुकार में तब्दील कर दिया। मुझे 100% यकीन था कि वो मेरे पांव के निशानात की सीध में ही आगे बढ़ेंगे और लबलबी दबाने पर उनकी चीखों ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी। कुछ गोली लगने की और बाकी गोली से बचने को बर्फ पर लेट गए और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन आड़ में होने की वजह से मैं महफूज रहा। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जबकि मैंने पहले ब्रस्ट के बाद गोली चलाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। हथियारों की लड़ाई में हमेशा वो फरीक गालिब रहता है जो मुखालिफ की नफ्सियात को मद्देनजर रखे। वहां मेरे लिए टिक कर लड़ना नामुमकिन था, क्योंकि जल्द या बदेर उनको किसी दूसरी पोस्ट से कुमक मिल जाती या मेरा एमुनिशन खत्म हो जाता। हर दो सूरत मेरा पकड़ा जाना या मारा जाना यकीनी था, लेकिन मैं भागने से पहले अपने ताक़ुब का सद्देबाब करना जरूरी समझता था, और ये तभी मुमकिन था कि वो मेरे भागने से लाइल्म रहते। उनकी धड़ाधड़ फायरिंग का जवाब देने की बजाय मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी। जल्द ही उन्हें महसूस हो गया कि वो यकतरफा फायरिंग में मशगूल हैं। कोई चीख कर बोला, 2 बंदे इन्हें पोस्ट पर ले जाओ और सेट नंबर 2 को भी मुत्तला कर देना, बाकी तमाम मेरे साथ चलें, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना जरूरी है। यकीनन वो लाशों या जख्मियों को पोस्ट पर ले जाने का हुक्म दे रहा था। एक सहमी हुई आवाज उभरी, सर कहीं वो अब तक यहीं ना छुपा हो। सीनियर धाड़ा, तुम्हारा बाप अगर मौजूद होता तो जवाबी फायर न करता। अगर डरते हो तो लाशों के साथ पोस्ट पर चले जाओ, बाकी मेरे साथ आए। मैं आंखें फाड़े उनके हयूले देखने की कोशिश कर रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा को जहन्नम वासिल करके अपने ताक़ुब के काबिल न छोड़ूं। गो साफ मौसम की सूरत में बर्फानी इलाके में चांदनी रात के बगैर भी इतनी रोशनी होती है कि 40-50 गज के दायरे में किसी चीज का हयूला देखा जा सके, मगर उस वक्त आसमान बादलों से अटा हुआ था और बर्फबारी शिद्दत से जारी थी। ऐसी सूरत में आवाजों या कदमों की आहट ही से मैं उनकी समत का अंदाजा कर सकता था। अलबत्ता टॉर्च मेरे पास मौजूद थी, लेकिन उसे जलाना अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ था। मैं उनके करीब आने का मुंतजिर रहा, यहाँ तक कि वो चंद कदम के फासले पर पहुंच गए। क्लैशनकोफ में हिफाजती लीवर की 3 हालतें होती हैं। खुदकार यानी जब क्लैशनकोफ ब्रस्ट फायर करती है, नीम खुदकार यानी सेमी ऑटोमेटिक जब गोली चलाने को हर बार ट्रिगर दबाना पड़ता है, और महफूज हालत यानी सेफ्टी जबकि ट्रिगर दबाना मुमकिन ही नहीं रहता। मेरे ट्रिगर के दबाते ही उन पर कयामत टूटी और चीखो पुकार से माहौल गूंज उठा। मैंने मैगजीन खाली होने तक ट्रिगर को दबाए रखा। ट्रेंच की आवाज सुनकर मैंने नई मैगजीन लगाई और क्लैशनकोफ कॉक करके हल्का सा ब्रस्ट चलाया और रेंगता हुआ दूर हटने लगा। पहाड़ी की आड़ में आते ही मैं खड़ा हो गया। इतनी ज्यादा एहतियात का मकसद अंधाधुंध फायरिंग का शिकार होने से बचना था। आड़ में आते ही मैं भाग पड़ा। गो ताजा पड़ी हुई बर्फ और पहाड़ी ढलान पर भागने का दावा करना लाफजनी ही है, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी रफ्तार इतनी तेज जरूर थी कि उस इलाके की निस्बत दौड़ने का मिस्ताक ठहराई जा सके। मुझे हतमी तौर पर अंदाजा नहीं था कि कितने बंदे जहन्नम वासिल हो चुके थे, अलबत्ता इतना यकीन जरूर था कि वो मेरे ताक़ुब के काबिल नहीं रहे थे। कुछ दूर आने के बाद मैंने रफ्तार कम कर दी। सांस धूकनी की मानिंद चल रहा था। यूं लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा। मुसलसल सफर और बेआरामी ने मेरे आसाब को शल कर दिया था। नींद की शिद्दत से मेरी आंखें जल रही थी, लेकिन मैं चलने पर मजबूर था।
सुबह के मलगजे अंधेरे में एक खो नजर आई जिसका मुंह बर्फ से अटा हुआ था। बस एक छोटे से सुराख से मुझे अंदाजा हुआ कि कोई गार है। टॉर्च जलाकर मैंने अंदर झांका। काफी लंबी गार नजर आई। मैंने गार के मुंह से सिर्फ इतनी बर्फ हटाई जिससे आसानी से अंदर दाखिल हो सकूं। हवा की बदौलत बर्फ गार के अंदर भी काफी मिकदार में ढेर पड़ी हुई थी, लेकिन मेरी खुशकिस्मती के गार काफी लंबा था। कोने में जाकर मैंने लेटने की जगह साफ की, गर्म जैकेट और पाजामा निकाल कर पहना, बूट उतार कर बर्फ झाड़ी, जुराबें तब्दील की और हलवे को जुड़ गया। सिर होकर बाकी हलवा शॉपर में लपेट कर पिट्ठू में रखा और ठंडी चाय पीकर आराम को लेट गया। बर्फबारी जब तक शुरू रहती है सर्दी ज्यादा नहीं होती, बशर्ते कि उसके साथ हवा न चले। उस वक्त भी हवा बंद थी और बर्फ रुई के गालों की तरह मुसलसल गिर रही थी। मेरे पाँव के निशान ज्यादा से ज्यादा एक आध घंटे में बर्फ में छुप जाना थे। उसके बाद दुश्मन को मेरी जगह का पता चलाना आसान न रहता। हालात की संगीनी और घरेलू तफक्कुरात भी मेरी नींद को रोक न सके और मैं गाफिल होकर सो गया। काफी देर तक सोया रहा। तेज गड़गड़ाहट की आवाज से आंख खुली। वक्त देखा तो दिन के 2 बजने को थे। हेली और इस मौसम में, मैंने हैरानी से सोचा, लेकिन जब गार के सुराख से आने वाली रोशनी पर नजर पड़ी तो हैरानी दूर हो गई। तेज रोशनी मौसम के साफ होने का ऐलान कर रही थी। मैं गार के धाने के करीब हुआ। सुराख से सर गुजार कर बाहर झांका तो सूरज आबोताब से चमकता हुआ नजर आया। आसमान पर बादलों का निशान तक नहीं था। मैं बाहर निकलकर धूप सेंकने की कोशिश जरूर करता अगर नजर गार से 50 गज दूर कदमों के ताजा निशानों पर न पड़ती। गौर से देखने पर वो निशान उसी समत को जाते दिखाई दिए जिधर गुज़श्ता रात मार्का हुआ था। हेली की आवाज भी उसी समत को जाती सुनाई दी थी। यकीनन हेली का मकसद जख्मियों और लाशों की तरसील था। मैं वापस लेटने की जगह पहुंचकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार नाकामी हुई थी। यादों का रेला सैलाब की जद में आए तिनके की तरह अपनी मर्जी से मतलूबा समत को बहाने लगा। सादिया और अदनान की सूरतें आंखों के सामने घूमने लगी। फिर उनकी जगह अम्मी और अब्बू जान की मुकद्दस शक्लों ने ले ली। बारी बारी तमाम रिश्तेदार मेरे ख्यालात में आते गए। पता नहीं रहमान खेल में हालात कैसे थे। आया मेरे भाइयों में से कोई मारा गया था या उसके बरक्स उन्होंने मुखालिफिन में किसी को मारकर हवालात में जगह बना ली थी। इतना अंदाजा बहरहाल मुझे भी था कि हालात सख्त खराब हैं और गंडापुरों में हालात की खराबी का एक ही मतलब था, यानी एक या ज्यादा बंदों का कत्ल हो जाना। छोटे मोटे झगड़े तो रोजाना का मामूल थे। गंडापुरों जैसी तुंदखू और दुश्मनियां पालने की शौकीन शायद ही कोई कौम पाकिस्तान में हो, और उन्हीं के मुताल्लिक ये कहावत मशहूर है कि गंडापुर दोस्त से ज्यादा दुश्मन बनाने पर खुश होते हैं। मैं देर तक घर और गांव के ख्यालात में खोया रहा, लेकिन यूं ही रोशनी मध्यम पड़ने लगी मैंने कूच की तैयारी शुरू कर दी। गो मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं चाह रहा था, लेकिन सफर की सख्ती को मद्देनजर रखते हुए मैंने बचा हुआ हलवा खाना मुनासिब समझा। पिट्ठू पीठ पर लाद कर मैंने क्लैशनकोफ कंधे पर लटकाई और बर्फानी छड़ी यानी आइस स्टिक पकड़ कर चलने लगा। गो पिट्ठू वहीं छोड़कर मैं ज्यादा तेजी से सफर कर सकता था, लेकिन ज्यादा अरसा बर्फजार में फंसा रहने की सूरत में पिट्ठू में मौजूद सामान ही मेरी जिंदगी का जामिन बन सकता था। एक लहजे को मैंने कम जरूरी सामान जैसे रस्सा या SMG के इजाफी मैगजीन फेंकने का सोचा, लेकिन फिर किसी नागहानी सूरत हाल में फंसने के खौफ ने मुझे बाज रखा। आसमान पर बादलों का नामो निशान भी नहीं था। सूरज गुरूब हो चुका था, लेकिन रोशनी काफी थी। इंडिया पाकिस्तान के मशरिक में वाक़ है, लेकिन उस इलाके में दोनों मुल्कों की सरहद इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि तायुन करना मुश्किल था। नक्शे की मौजूदगी इस मुश्किल को आसान कर सकती थी, लेकिन अफसोस के नक्शा मेरे पास मौजूद नहीं था। अब्दुल्लाह के बकौल मुझे शुमाल का रुख करना चाहिए था। तारे नजर आना शुरू नहीं हुए थे, इसलिए मैंने गुरूब आफ्ताब के मकाम से शुमाल की समत का तायुन किया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। थोड़ा फासला तय करके रास्ता बतदरीज गहराई में उतरने लगा। मेरी रफ्तार बर्फ के नरम होने के बावजूद काफी तेज हो गई थी। कोशिश थी कि दुश्मन से मुठभेड़ न हो, क्योंकि इस सूरत में एक तो मेरा वक्त जाया होता, दूसरा दुश्मन की कसीर तादाद से तन तनहा मुकाबला करना आसान नहीं था। दुश्मन से बचने की गरज से मुझे बर्फानी तोदों के खतरे का इलाका भी उबूर करना पड़ा। सुबह की रोशनी फैलते ही मेरी निगाहें दिन गुजारने को मुनासिब जगह की तलाश में सरगर्दा हुई। जल्द ही एक बड़े पत्थर के नीचे इतनी जगह नजर आ गई जहां मैं आसानी से लेट सकता था, जबकि दुश्मन की हवाई और जमीनी देखभाल से भी आड़ मुयस्सर थी। गर्म पाजामा और जैकेट पहनकर मैंने उबले हुए आलूओं का कैन खोलकर पेट भरा
और पिट्ठू सर के नीचे रख कर लेट गया। मौसम साफ होने की वजह से सर्दी काफी ज्यादा थी, लेकिन सूरज बुलंद होने के साथ खुशगवार हिद्दत फैल गई थी। मेरा दिमाग परेशान कुन ख्यालात की आमाजगाह बना रहा। रूह फरसा अंदेशों से मैं नींद में भी जान न छुड़ा सका। फिक्र तशवीश ने परछाइयों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैंने अपने बाप को फांसी पर लटका हुआ देखा। फिर मैंने अपने चचा को देखा कि उसका सर गर्दन से कटा हुआ है और वो हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, और मैं उसकी तरफ जाने की बजाय चौधरी अनवर के पीछे भाग रहा हूँ। मेरे हाथ में एक बड़ा सा टोका था जिससे खून टपक रहा था। मैंने दौड़ते हुए टोका उसकी तरफ फेंका, लेकिन वो जल्दी से नीचे बैठ गया और टोका उसकी बजाय अदनान को जा लगा, जो हाथ फैलाए मेरी जानिब दौड़ रहा था। मेरे मुंह से चीख निकली और नींद उखड़ गई। आंख खुलते ही मैंने दाएं बाएं देखा। सूरज आबोताब से चमक रहा था। 2 बजने को थे। सख्त प्यास महसूस हो रही थी। पिट्ठू से बोतल निकाल कर मैंने पानी पिया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर ख्वाब के बेतरतीब और भयानक मनाजिर मेरी निगाहों के सामने घूम रहे थे। क्या पता ये ख्वाब सच्चा हो और उसकी ताबीर, मगर मैं अपने अंदर बेतरतीब ख्वाब की ताबीर सोचने की जरूरत पैदा न कर सका और सर झटक कर परागंदा ख्यालात को जहन से निकाल कर बर्फजार से निकलने की तदबीर सोचने लगा। सूरज के सर छुपाते ही मैं चल पड़ा। इर्द गिर्द इक्का दुक्का दरख्त नजर आ रहे थे, मतलब मैं 14,000 फुट से कम बुलंद इलाके में था। क्योंकि इससे ज्यादा बुलंदी पर दरख्त नहीं उगते, उस इलाके में कम बुलंदी पर सब्जे की बहुतायत दरख्तों के झुंड हैं, जिनमें हर किस्म के दरख्त शामिल हैं, यानी फलदार और बगैर फल के। जबकि 14,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर चले जाओ तो उतने ही बंजर और संगलाख पहाड़ नजर आते हैं। हालांकि पानी हर 2 जगह वाफिर मिकदार में मौजूद है, क्योंकि बर्फ पिघलते ही हर जगह चश्मे फूट पड़ते हैं। फरलांग भर चलते ही मुझे रास्ता नजर आया जो मगरिब की जानिब आते हुए वहां से शुमाल को मुड़ गया था। उसे गनीमत जानते हुए मैं चल पड़ा। रास्ता तकरीबन हमवार ही था। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मुझे बाएं हाथ उमूदी खतरनाक ढलाने नजर आई, जो रास्ते से 2-3 मीटर ही दूर पड़ती थी। ये इतनी सीधी थी कि बर्फ भी उन पर नहीं जम सकी थी। इनकी पथरीली और संगलाख सतह वाज़े नजर आ रही थी। दाएं हाथ पर हमवार ढलान थी। रास्ते पर चलने की वजह से मेरी रफ्तार काफी तेज थी। इरादा था कि दुश्मन की पोस्ट जूं ही नजर आई रास्ता तब्दील कर लूंगा, मगर किसी पोस्ट के नजर आने से पहले ही मैं एक नागहानी आफत में फंस गया था। चंद लोगों के बोलने की आवाज थी जो थोड़े फासले पर मौजूद मोड़ से आ रही थी। मैंने दाएं बाएं नजर दौड़ाई, मगर ऐसी जगह की तलाश में नाकाम रहा जहां छुप सकता। सूरज पहाड़ों में गायब हो चुका था, लेकिन इतनी रोशनी मौजूद थी कि नजर दूर दूर तक काम कर सकती। मेरे पास छुपने को बहुत कम वक्त था। अकबी मोड़ भी फरलांग भर दूर था। अगर वहां तक दौड़ कर जाता तो इससे पहले ही दुश्मन मोड़ मुड़ कर सामने आ जाता। अचानक दिमाग में तरकीब उभरी। सोचने का वक्त नहीं था। मैं फौरन अमल कर गुजरा। पिट्ठू से रस्सी निकाल कर मैंने रास्ते के बाएं किनारे दरख्त के तने के साथ यूं बांधी कि रस्सी बर्फ में छुप गई। रस्सी का दूसरा सिरा मजबूती से अपनी कमर के साथ बांध कर मैं बाएं हाथ खड़ी चट्टानों की तरफ बढ़ गया। मेरे नीचे उतरते तक वो सामने आ गए थे। अगर चंद सेकंड्स की भी देर होती तो देख लिया जाता। तमाम आवाज़ें बुलंद बातें करते हुए कतार में आगे बढ़ रहे थे। उनकी गुफ्तगू का मौजू सरहद में घुस आने वाले तखरीबकार थे, जिनकी वजह से मुख्तलिफ पोस्टों से गश्ती टोलियां पूरे इलाके में फैल गई थीं। उनकी आवाज मालूम होते ही मैंने मोहतात अंदाज में झांका। वो दूसरा मोड़ मुड़ने वाले थे। मैं ऊपर आ गया। जो ही वो नजर से ओझल हुए, मैंने दरख्त के करीब जाकर पिट्ठू उतारा और रस्सी खोलने को नीचे झुका। अचानक अकब में गुर्राहट उभरी। पीछे देखने पर मेरा खून रगों में मुंजमिद होने लगा। एक देव कामत रीछ सुबक रफ्तारी से मेरी जानिब बढ़ रहा था। चंद कदम दूर रुककर रीछ दोनों कदमों पर खड़ा हुआ। क्लैशनकोफ पर मेरी गिरफ्त सख्त हुई, मगर साथ ही फरलांग भर दूर दुश्मन के ख्याल ने जहरीले बिच्छू की तरह दिमाग में डंक मारा। रीछ को गोली मारने की सूरत में मेरा बचना मुमकिन न रहता और गोली न चलाता, तब भी वो मुझे छोड़ने वाला नहीं था। रीछ शिकार के करीब जाकर अपने दोनों पांव पर सीधा हो जाता है और उस वक्त वो हमले का इरादा कर चुका था। तभी तो गुस्से में गुर्राता हुआ सीधा खड़ा हो गया था। मेरे दिमाग में स्कूल के जमाने की पड़ी हुई कहानी दर आई, जब 2 दोस्त इकट्ठे सफर कर रहे होते हैं और रीछ आ जाता है। एक दोस्त तो दरख्त पर चढ़ जाता है, जबकि दूसरा जो दरख्त पर चढ़ना नहीं जानता वो सांस रोक कर लेट जाता है और रीछ उसे मुर्दा समझकर छोड़कर चला जाता है। मैं उस वक्त दरख्त के करीब ही खड़ा था और दरख्त पर चढ़ना भी खूब जानता था, मगर इन दरख्तों पर चढ़ना अजहद मुश्किल था, क्योंकि दरख्त के तने
बिल्कुल साफ और लंबाई में बहुत ज्यादा थे। सांस रोक लेने का तरीका भी मैं आजमाना नहीं चाहता था कि उसमें भी बहुत ज्यादा खतरा था। मैंने सुरत से नई तदबीर सोची और अमल कर गुजरा। जैसे ही रीछ ने एक कदम आगे बढ़ाया, मैं उसकी जानिब दौड़ा। इस रद्द अमल पर एक लम्हे को वो मूजी साकिन हो गया था। मैंने 5-6 मीटर का फासला बिजली की सी तेजी से तय किया और रीछ पर छलांग लगा दी। रीछ उस वक्त उमूदी ढलान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। मेरे उछलते ही उसने हाथ मुझे जकड़ने को बढ़ाए, लेकिन मेरी तवज्जो उसकी गिरफ्त से बचने की बजाय उसे नीचे गिराने पर थी। इस सूरत में मेरा अपना गिरना भी लाजिम था। ताकतवर रीछ को मैं ठोकर से पीछे नहीं गिरा सकता था। तभी मैंने पूरा बोझ उसके ऊपरी धड़ पर डाला और उसे साथ लेता हुआ उमूदी ढलान से नीचे गिर गया। मेरा वजन 85-90 किलोग्राम के बकदर तो जरूर होगा। उसके साथ मैंने रीछ को धकेलने में पूरी कुव्वत सर्फ कर दी थी। रीछ के मुंह से तेज गुर्राहट निकली और मुझे पकड़ने की बजाय उसे अपनी फिक्र पड़ गई, मगर वहां ऐसा कुछ मौजूद नहीं था जिसे पकड़कर वो जान बचा सकता। रीछ के पांव उखड़ते ही हम दोनों के पांव से जमीन गायब हो गई। मैंने हवास बहाल रखे और जैसे ही रस्से की लंबाई पूरी हुई, मुझे जोर का झटका लगा। मैंने फौरन पांव का रुख ढलान की तरफ कर दिया। पांव की बजाय जिस्म का कोई और हिस्सा संगलाख चट्टानों से टकराने की सूरत में मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंच सकता था। रस्सी के टूटने का खतरा नहीं था, क्योंकि वो रस्सी खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी। वजन में हल्की और कारकर्दगी में लोहे की जंजीर से भी मजबूत। हमें पढ़ाया गया था कि वो रस्सी 25 टन तक वजन सहार लेती है। उसकी लंबाई 40 मीटर के करीब थी। मैं उमूदी ढलान के करीब पहुंचा। पांव चट्टान पर टेक कर एक हाथ से मैंने रस्सी को अपने पेट के सामने पकड़कर तवाजुन दुरुस्त किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। थोड़ा सा फासला तय करते हुए मुझे पसीना आ गया था। हमवार सतह पर पहुंचते ही मैंने सांस दुरुस्त किया। रस्सी को लपेट कर पिट्ठू में डाला कि बज़ाहिर बेकार लगने वाली रस्सी की वजह से मैंने 2 खतरों का कामयाबी से मुकाबला किया था। रीछ से टकराव की वजह से काफी वक्त जाया हो गया था। तभी मुझे रफ्तार तेज करना पड़ी। 2-3 फरलांग चलने के बाद दूर से हल्की सी रोशनी नजर पड़ी। यकीनन वो दुश्मन की पोस्ट थी। उससे बचने को मुझे सफर की समत तब्दील करना पड़ी। मैंने अपना रुख शुमाल से शुमाल मगरिब को मोड़ लिया। रास्ते से हटने की वजह से मुझे कच्ची बर्फ में चलना पड़ा और रफ्तार फिर आहिस्ता हो गई। आधी रात गुजरने के बाद मौसम खराब होना शुरू हो गया था। चारों तरफ धुंध छा गई थी। चंद गज दूर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से बर्फबारी शुरू न हुई। सुबह धुंध की वजह से मैंने सफर जारी रखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।